हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनपीओ की। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी विच इज़ नेम्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लास 11th में हमने एक चैप्टर किया था, थर्ड लास्ट चैप्टर, अराउंड सेकंड थर्ड लास्ट चैप्टर था, विच वॉज नेम्ड एज फाइनल अकाउंट्स and the full form was financial statements of a sole proprietorship firm। तो वो चैप्टर जो हमने किया था उसी के लेवल पे थोड़ा थोड़ा उससे मैच करता हुआ दिस इज द चैप्टर इन क्लास 12th ऑल्सो विच इज नेम्ड एज एनपीओ and the full form is not for profit organizations। So today we are discussing about the chapter not for profit organizations। The term itself says not for profit। Now not for profit means कि profit नहीं है, profit नहीं है कहीं पे भी। Do you think that कि ऐसा हो सकता है कि profit ना हो? Can you really think practically that without profit can any organization survive? I don't think कि without profit कुछ survive हो सकता है। Do you really believe in such kind of things कि profit, without profit there can be survival? I don't think कि practically ऐसा हो सकता है। Right now we are living in a very difficult times। That is a COVID-19 situation which is going on around the whole world, and even America is going through this whole in the very difficult and hard phase। इंडिया का तो वैसे ही छक्के छूट चुके हैं और हम बहुत परेशान हैं already, but yeah we are doing somewhere better than other countries because the coronavirus has entered late in our country। but आपने नोटिस किया होगा कि जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया है तो लॉकडाउन ही चल रहा है। Since then we have been going through the lockdown period only। वो लॉकडाउन ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन ओपन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। But have you seen the effect that the economy is going down? When the economy is going down तो हमारा जो है वो सर्वाइवल इशू क्रिएट हो जाएगा because the government is not earning any money, the government is not earning any taxes and the government is providing a lot of facilities to us। बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी जा रही हैं और रिटर्न में गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं आ रहा है। When the government is not earning anything, then how can it give us a lot of things, a lot of stuff for free? And for how long? The real question is for how long the situation can go on like this? Can it go on forever? Do you really think like that? क्या ये हो सकता है कि हमेशा ऐसा चलता रहे? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि अब इस लॉकडाउन को हम ओपन अप करने जा रहे हैं। Now it is going to be relaxed। We will start our basic general commerce activities and all, जिससे अर्निंग मनी अर्न हो सके और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर सके। सो द मेन क्वेश्चन इज, जो नाम हम दे रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या सच में ये विदाउट प्रॉफिट वर्क करती है या फिर कुछ इसका कुछ और सिस्टम है, या इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट है लेकिन हम उसको प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं? इज इट लाइक दैट? माइट बी। तो पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि हम इसको बोल रहे हैं दैट दिस इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बट बेसिकली देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉफिट इन दिस व्हिच इज नॉट नेम्ड एज प्रॉफिट, दैट इज नेम्ड एज सरप्लस। प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं, प्रॉफिट को सरप्लस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सरप्लस? क्योंकि प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसका नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। फाइनल अकाउंट्स में जब हमने किया तो वहां हमने नोटिस किया था कि वहां पर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर। सो दैट प्रॉफिट इज प्रॉफिट, दैट इज नेम्ड एज प्रॉफिट एंड वी आर अर्निंग प्रॉफिट, वी आर ओपनली सेइंग दैट इज प्रॉफिट। बट इन एन एनपीओ वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज द प्रॉफिट, वी आर सेइंग इट इज अ सरप्लस। तो भाई जब हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें बेनिफिट चाहिए, हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई भी एनपीओ काम नहीं कर पाएगी अगर रिटर्न्स नहीं आएंगे तो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली कुछ भी विदाउट रिटर्न्स सर्वाइव नहीं कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम प्रॉफिट मोटिव नहीं भी हैं, चलिए मान लेते हैं फॉर 1 सेकेंड वी आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एन एनपीओ? फिर हम क्यों बना रहे हैं? आखिर क्या मिलने वाला है एनपीओ बना के? आपने नोटिस किया होगा गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें विलेजेस में या दूसरे ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। सो द पर्पस इज सर्विस मोटिव। वी वुड से दैट इज अ सर्विस मोटिव थिंग, कि सर्विस मोटिव जब चीज़ें होती हैं
तो आपको वहां पर प्रॉफिट माइंडसेट नहीं होता है. देन व्हाट इज द माइंडसेट ओवर देयर? टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द सोसाइटी. कुछ कंपनीज भी कई बार CSR का एक कॉन्सेप्ट है, कंपनीज भी कई बार कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, या एक जनरल वेलफेयर के लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट के लिए सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती हैं. तो दिस विल बी अ स्टेप अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको बोलते हैं. लेकिन अभी हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनीज की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट वो हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ना होता है. अकाउंटेंसी में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसका नहीं है. सो विल स्टिक टू आवर मेन कॉन्सेप्ट, एंड दैट मेन कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. क्या सच में नॉट फॉर प्रॉफिट है? सो द वेरी फर्स्ट आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर प्रॉफिट. एक्चुअली ये नहीं है. मींस प्रॉफिट तो है, बट इट इज नेम्ड एज सरप्लस. नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइजेस इज कि अगर प्रॉफिट है, नाम कुछ और दे रहे हैं उसका, सरप्लस बोल रहे हैं, तो देन दैट सरप्लस, वो जो सरप्लस हम कर रहे हैं या जो हम प्रॉफिट जो भी हम कमा रहे हैं उससे, जो भी उसका पर्पस है, तो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन एनपीओ? आखिर हम एनपीओ बनाते क्यों हैं? व्हाट इज द पर्पस? सो द पर्पस इज सर्विस मोटिव. नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन एनपीओ इज service motive. Means we have to provide some general welfare services to the society. Example, I would give you some example. Like educational institutions, there can be an NPO based on education, जिसमें आप educational services provide करते हैं. There can be religious organizations, कोई गुरुद्वारा कमेटी हो सकती है, कोई मुस्लिम बोर्ड हो सकता है, कोई मंदिर की संस्था हो सकती है. सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन रिलीजियस एस्पेक्ट्स. सो नंबर 1 इज एजुकेशनल हो सकता है एनपीओ. नंबर 2 इज वो कोई एजुकेशनल हो सकता है, साथ साथ रिलीजियस हो सकता है, और वो साइंटिफिक और रिसर्च के लिए भी हो सकता है. तो ये पर्पस होता है. तो प्रॉफिट मोटिव, बेसिक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव नहीं है. सो देयर इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट. आई वुड से प्राइमरी तो वैसे यही है कि आप बेसिक सर्विसेज सोसाइटी को दें और साथ साथ आप थोड़ा सा सरप्लस भी अर्न करें. तो मैंने प्रॉफिट पे इसलिए ध्यान दिया कि प्रैक्टिकली कुछ भी विदाउट प्रॉफिट सरवाइव नहीं कर सकता है. लॉकडाउन में हमें बार बार लॉकडाउन खोलने के लिए हम कंपेल हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक केयर ऑफ द लोड which has been imposed by us on the government of India. क्योंकि हम लोग तो घरों में बैठे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं और टैक्सेस नहीं जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास. गवर्नमेंट कब तक हमें फ्री में खिला सकती है या टेक केयर कर सकती है? इट कैन सेफगार्ड अस, सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट. अप टू हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो नंबर 1 इज इसका जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाला जो नेम है, नेम टैग है, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है. देयर इज अ सरप्लस अटैच्ड विद दैट. नंबर 2, इसका जो पर्पस है वो सर्विस मोटिव है. नाउ नंबर 3, वी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर इसमें प्रॉफिट नहीं है, सरप्लस है, तो व्हाट दैट सरप्लस बेसिकली उसकी डीलिंग हम कैसे करते हैं, क्या हम उसमें नोटिस करते हैं, क्या उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल बिजनेस से सेपरेट उसको कर देती हैं? यस. नंबर 3 इज दिस इज टैक्स एग्जेम्प्ट. मतलब उसमें टैक्सेस इंपोज नहीं होता है. सो वी डू नॉट इंपोज टैक्सेस ऑन द सरप्लस अर्न्ड बाय एन एनपीओ, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू अ नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइज. वो जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर टैक्सेस इंपोज हो जाते हैं. लेकिन जब हम एनपीओ में काम करते हैं तो जो भी आप सरप्लस अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस इंपोजिशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. क्या हमें इन चीज़ों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं? आर वी रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एनपीओज? जी हाँ. जैसे हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं किसी भी नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइज के, वैसे ही इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं. क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे, हाउ वुड यू फाइंड आउट कि कितना सरप्लस जनरेट हुआ है, कितनी चीज़ें आपने, कितनी ट्रांजैक्शंस उसमें हुई हैं, कितनी बिजनेस डीलिंग्स आपने की हैं. बिजनेस नहीं बोलते हैं, बट कितनी आपने जो है डीलिंग्स की हैं सोसाइटी के साथ, और कितना इनफ्लो आया है और कितना आउटफ्लो गया है. यू नीड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, यू नीड टू रिकॉर्ड ऑल दैट. On the basis of that, finally you will find out कि
एंड में कि आपने कितना जनरेट किया, कितनी सर्विसेज दी, तो एक रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड किस तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? लाइक वी मेंटेन्ड इन द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स इन क्लास 11th। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस जो हम उसमें एनपीओ में देखते हैं कंपैरेटिवली टू अ फाइनल अकाउंट्स, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी क्लोज हम देखते हैं कि उससे काफ़ी सिमिलैरिटी एनपीओ चैप्टर रखता है जो हमारा फाइनल अकाउंट्स के साथ मैच करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन क्लास 12th अकाउंटेंसी इन दिस चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नाउ दैट फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये, फंड होते क्या हैं, जिसको हम फंड कह देते हैं, ग्रांट्स भी कह देते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एनपीओज के अंदर हम कुछ कलेक्शंस करते हैं मनी का, एक पूल बना लेते हैं मनी का एक छोटा सा, और उसको हम एक्यूमुलेट करके एक फंड क्रिएट कर देते हैं, एंड फ्रॉम दैट फंड वी विल डू ऑल द एक्सपेंसेस, बट रिलेटेड टू दैट फंड ओनली। आप उस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उसी फंड में से करेंगे, और अगर कोई दूसरे नेचर की एक्टिविटी है तो उसके लिए दूसरा फंड बनाएंगे और उसके एक्सपेंसेस आप उसी में से करेंगे। सो वी नीड टू क्रिएट different kinds of funds in this chapter, like sports fund, prizes fund, tournament fund, such kind of funds you can create, match fund, तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं। और जो सपोज मैंने कहा कि टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो टूर्नामेंट फंड में से ही क्रिएट होगा, टूर्नामेंट फंड से ही आप एक्सपेंसेस को करते जाएंगे। अगर टूर्नामेंट की कोई इनकम आ रही है तो आप उसके अंदर एड अप करते जाएंगे, you will keep on adding whatever money you are earning from conducting such kind of tournaments। तो अगर कोई क्लब है, कोई सोसाइटी है जो टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराती है, तो उसका खर्चा और उसके इनकम उसी के अंदर एडजस्ट होगी in the same fund। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक फंड का एक कॉन्सेप्ट है एनपीओ के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर काफ़ी एडजस्टमेंट्स उस पर बेस्ड हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि फंड का हम थोड़ा सा सेपरेट अटेंशन देकर ध्यान दें, क्योंकि फंड के एक्सपेंसेस और फंड की इनकम और फंड की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा सेपरेट है, जो फाइनल अकाउंट्स में हमने नहीं पढ़ा था। आखिर ये फंड्स क्रिएट कैसे होते हैं? फंड्स क्रिएट होते हैं डोनेशन से। जो डोनेशंस आएंगी, कहीं से पैसा आता है, क्योंकि हम बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, बट किसी ना किसी फॉर्म में इनफ्लो होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में पैसा चलते रहना चाहिए। देयर शुड बी रनिंग ऑफ मनी, देयर शुड बी फ्लो ऑफ मनी, और उसी पैसे से हम फंड क्रिएट करेंगे और उसी से हम सब कुछ पूरा क्लब को मेंटेन करेंगे। द नेक्स्ट थिंग अबाउट एनपीओ इज कि एनपीओ आखिर कुछ एग्जाम्पल्स क्या हम समझ सकते हैं? डू वी नो एनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ बिजनेसेस, सच काइंड ऑफ सेटअप्स, सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? या द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी पतंजलि ट्रस्ट ऑफ बाबा रामदेव। आपने नोटिस किया होगा कि बाबा रामदेव ने एक पतंजलि नाम का एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि हम सब कुछ ट्रस्ट के लिए करते हैं, हम कुछ भी पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। वॉट एवर मनी वी आर अर्निंग, वो सारा पैसा गवर्नमेंट, वो सारा पैसा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज होता है। बट आपने एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, जितना भी पैसा का हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, whatever money we are paying for the products of बाबा रामदेव, पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं उनका रेट काफ़ी हाई होता है। बट हाँ, क्वालिटी ऑब्वियसली नो डाउट, द क्वालिटी वाइज द प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट एंड दे आर वेरी गुड, बट आपको पैसा तो वो काफ़ी चार्ज कर रहे हैं। सो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मार्केट में मिलती है तो 95 से कम, तो 95 से कम तो आपको बाबा रामदेव से भी नहीं मिलेगा। सो दैट ट्रस्ट ऑल्सो इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, वो भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बट वो ट्रस्ट के पास चला जाता है और वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। सिमिलरली देयर कैन बी एन अनदर एग्जाम्पल लाइक एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिक पर्पस ये है कि वो
ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी को जो वेलफेयर ओरिएंटेड हैं, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो वेलफेयर ओरिएंटेड चीज़ें वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक सर्विसेज, वो एजुकेशनल ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए काफ़ी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। सो एनजीओज कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनपीओज ऑल्सो। सो एनजीओ एनपीओ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एनजीओ इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो फाइनली चलिए आगे चलते हैं, इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज़ द वे टू कंप्लीट दिस चैप्टर, व्हाट इज़ द वे टू डू दिस चैप्टर, और कौन कौन सी एंट्रीज इसमें आती हैं, नई टर्म्स इसमें क्या क्या आएंगी, कैसे इनफ्लो आएगा, कैसे आउटफ्लो जाएगा, क्या अकाउंट्स आपने इसमें बनाने हैं। 10 मार्क्स का इसका वेटेज है क्लास 12th के अंदर। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 12th अकाउंटेंसी, और जिसको ये चैप्टर अच्छे से आता है 10 मार्क्स का, तो समझो उसका प्रिपेयर हो गया। चलिए कुछ विजुअल्स और कुछ ग्राफिक्स की हेल्प से लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस चैप्टर। चलिए एक बार शुरू से एक बार इसको देखते हैं पूरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीओ के स्ट्रक्चर की, कि एनपीओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग हमने बात की थी कि वो सर्विस मोटिव है, चैरिटेबल है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उन पब्लिक सर्विसेज में कैसी भी सर्विसेज आ सकती हैं। इट कैन बी कल्चरल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, जैसे हमने बोला कि कोई गुरुद्वारा कमेटी हो सकती है, कोई मंदिर की संस्था हो सकती है, एंड इट कैन बी एनी अदर स्पोर्ट्स क्लब ऑल्सो, इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ क्लब विच प्रोवाइड सम काइंड ऑफ, सपोज कोई बुक क्लब हो सकता है, सो कोई हेल्थ क्लब हो सकता है। बेसिकली द क्लब्स काइंड ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस, जो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज एक डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोवाइड की जाती हैं, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड की जाती हैं। बट क्योंकि अकाउंट्स को रनिंग करने के लिए कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं, हमें कुछ इनफ्लो चाहिए होता है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट इनकम के फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में आते रहना चाहिए, ताकि एनपीओ एक सक्सेसफुली फंक्शन करता रहे। सो इट इज बेसिकली सर्विस मोटिव, इट इज चैरिटेबल क्योंकि ये डिस्काउंटेड रेट्स पे काम करता है, और पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड हम कराते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज, we can say that it provides a lot of services to the public. Now next thing is कि इसमें हम बात करें तो इसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डेप्थ में जाके देखें तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ होता है। सो वी कैन से दैट it is based on donations, it is based on donations, so people donate to such kind of organizations, and when they donate तो एक मनी किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास आती है। अब मनी आता है तो उसी से हम अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में हमें एक्सपेंसेस को चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी कैन से इट इज डोनेशन, डोनेशन बेस्ड, कि कहीं से कोई डोनेशंस आती हैं। नंबर 2 इज चैरिटी, हम एज एन एनपीओ, जब एनपीओ को हम रन करते हैं तो हम भी चैरिटेबल काम करते हैं, और जो लोग इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक तरीके से चैरिटी करते हैं। सो चैरिटी इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ एनपीओज। चैरिटी को हम किसी भी तरीके से साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव अगर एनपीओ का कोई है, सो दैट इज एक्चुअली चैरिटेबल मोटिव, इट इज नॉट प्रॉफिट मोटिव, इट इज एक्चुअली चैरिटेबल। सो अब एक हुआ डोनेशन, एक हमने बात की चैरिटी की, दूसरा हम कह सकते हैं कि तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें फंड्स इकट्ठा हो जाते हैं। सो डोनेशंस के थ्रू और चैरिटी के थ्रू कुछ फंड्स इकट्ठे होते हैं, एंड दोज फंड्स आर, वी कैन से कि वो एक पूल ऑफ मनी होता है जिसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करते हैं, और वो फंड्स बढ़ते भी रहने चाहिए, और नेचुरली वो डिक्रीज तो होते ही हैं। सो वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटी, we provide a lot of facility to the people, to the people we provide many benefits at discounted rates, और उसके लिए अमाउंट कहां से आता है, चैरिटी से आता है, डोनेशन से आता है, और जो अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो एक तरीके से एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है, उससे हम फंड्स इकट्ठा करते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, चैरिटी इज द मोटिव, चैरिटी इज द मेन मोटिव। दूसरा, लोग इसमें वॉलंटियर करते हैं, इसमें लोग वॉलंटियर करते हैं, जो वॉलंटियर होंगे ऑटोमेटिकली अपने आप से वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी होते हैं। सो पीपल वॉलंटियर ऑन देयर ओन, कुछ अच्छे लोग, कुछ बड़े लोग, कुछ रिच पीपल भी हो सकते हैं, और कुछ
पुअर पीपल भी हो सकते हैं, एनीबडी कैन वॉलंटियर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गरीब आदमी वॉलंटियर नहीं कर सकता, एनीबडी कैन वॉलंटियर। सो वॉलंटरी सर्विसेज इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लोग वॉलंटरीली अपने आप को ऑफर करते हैं दैट वी वांट टू सर्व द पीपल, वी वांट टू सर्व द सोसाइटी। सो दिस वाज अ लिटिल आइडिया अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो चीज हम इसको हम कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में एनपीओ कैसे डिफरेंट है? ऑब्वियसली यहां पर एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। वी कैन से दैट द डायरेक्टर्स, द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, दे कीप ऑन ब्रीफिंग द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एवरी सिंगल डे। उनको एसोसिएट्स को और तरीके से ग्रूम किया जाता है, उनको किसी ना किसी फॉर्म में कॉस्ट कटिंग के लिए इंस्पायर किया जाता है। कंपनी में सेल्स होती हैं, परचेजेस होती हैं, और यहां पर अगर हम बात करें एज अ इन अ काइंड ऑफ समराइज करें पूरा बिजनेस सेटअप को, तो हम बोलते हैं प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव, प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज द मेन टारगेट, एंड नो मैटर द विच एवर वे यू अर्न इट, बट आपको किसी ना किसी फॉर्म में प्रॉफिट्स कंपनी में जनरेट करना है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक एनपीओ की फॉर्मेशन से। सो कंपटीशन यहां बढ़ जाता है और सारी चीजें बिजनेस माइंडसेट से होती हैं, चैरिटेबल माइंडसेट यहां बिल्कुल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इफ वी ट्राई टू कंपेयर both these setups like profit organizations and not for profit organizations, तो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हमने क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, और उस फाइनल अकाउंट्स में हमने ये तीन चीजें बनाई थी। नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम शॉर्ट में P&L बोलते हैं, एंड नंबर 3 इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो ये बेसिकली ग्रॉस होता है, तो मतलब एक मोटा मोटा प्रॉफिट निकल के आता है जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो एक ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। नंबर 2, इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट के अंदर, तो वहां से हम ऑफिस एक्सपेंसेस और कुछ सेल्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। सो इट कैन बी नेट प्रॉफिट इन इट कैन बी, इट इज एक्चुअली नेट प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलने के बाद यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाकर ट्रांसफर होता है। तो एक सीरीज बनी हुई है कि ट्रेडिंग से हम चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पे हम पहुंचते हैं और बैलेंस शीट में हम फाइनली कैपिटल में जाकर इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज, ये तीन चीजें फाइनल अकाउंट्स में हमने बनाई। अब हम अगर एनपीओ की बात करें तो व्हाट हैपेंस इन एनपीओ, एनपीओ में भी हम ऐसी ही कुछ तीन चीजें बनाते हैं। नंबर 1 इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहां पर ये ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा बिल्कुल नहीं है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम कैश बुक की तरह डीलिंग करते हैं। इट इज एक्चुअली लाइक कैश बुक, इट इज मोर लाइक कैश बुक, इट इज आई वुड से इट इज 90% लाइक कैश बुक ओनली। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की बात हम करते हैं। सो कितना पैसा कैश में आया, कितना पैसा कैश में गया, दिस इज ओनली what we generally do in receipts and payments account। तो ट्रेडिंग में ये बिल्कुल सेपरेट तरीके से प्रिपेयर होता है, बट आरएनपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आरएनपी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। आरएनपी अकाउंट में हम कैश बुक की तरह सिर्फ और सिर्फ कैश पर फोकस करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन द कैश ट्रांजेक्शंस। एंड नंबर 2, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम आते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो उसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे ही फोकस करते हैं कि क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया। तो बस फर्क इतना है ट्रेडिंग में और P&L में कि ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जिसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं। दोनों ही अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को ही माइनस करते हैं। बट इन आरएनपी we take care of the cash transactions, and in IND में हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हम कुछ एक्सपेंडिचर्स का एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब एक्सपेंडिचर है तो इनकम भी है, सो वी टेक केयर ऑफ द इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर। तो एक साइड में एक्सपेंडिचर आएगा, एक साइड में इनकम आएगा, और अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। तो आपने नोटिस किया कि यहां पर हम प्रॉफिट और लॉस टर्म्स को यूज नहीं कर रहे हैं। In NPO, we only just
चेंज द टर्म्स, एक्चुअली हम उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और हम क्या बोलते हैं, सरप्लस या डेफिसिट, इंस्टेड ऑफ सेइंग द सेम थिंग एज प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट, बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। सो थर्ड पार्ट इज बैलेंस शीट, जो हमने फाइनल अकाउंट्स में बनाया तो वो वैसे ही बनती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक पिक्चर तैयार की जाती है कि व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर एनपीओ है तो एनपीओ में भी हम ऐसा ही बनाते हैं। एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि कैपिटल को हम यहाँ कैपिटल नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट कैपिटल फंड। सो वी नेम कैपिटल एज कैपिटल फंड इन द एनपीओज। तो ये भी एक तरीके का फंड ही है, जो मैंने पीछे बात की कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसमें होती है, तो ये भी एक तरीके का फंड ही है। कैपिटल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंड, बट नॉर्मली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फंड्स तो हम कम ही बनाते हैं, बट कैपिटल हमेशा वहां पर प्रेजेंट होती है। सो कैपिटल इज नेम्ड एज कैपिटल फंड। दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कमिंग नेक्स्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो जैसे हमने बात की कि कैपिटल फंड भी एक तरीके का फंड है, बट अगर हम सारे फंड्स को अगर हम एक साथ बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ऑल द फंड्स टुगेदर, तो हम उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फंड इज रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है, तो दूसरा हो जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्टेड फंड? जिसके ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट हों, ऐसा कोई फंड जिसमें ऑपरेशंस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मतलब ऐसा कोई फंड हमने बनाया कि जिस फंड को हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। वी कैन नॉट यूज दैट फंड अमाउंट फॉर एनी अदर पर्पस वट एवर हैज बीन स्पेसिफाइड, नॉट आई मीन जो हमने स्पेसिफाई किया है उसी के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी और पर्पस के लिए आप उस फंड को यूज नहीं करेंगे। मीन्स रिस्ट्रिक्टेड फंड इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द यूज ऑफ द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। और अनरिस्ट्रिक्टेड में आप चाहे जहां मर्जी यूज कर लें। एक फंड आपके पास है और आप उसे जहां चाहें खर्च कर सकते हैं, जैसा मर्जी खर्चा उससे कवर अप कर सकते हैं। तो बेसिकली अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की मैं बात करूं तो इसमें एक ही फंड आता है, जो हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कैपिटल फंड होता है, बट रिस्ट्रिक्टेड फंड तो बहुत सारे होते हैं, लाइक मैच फंड हमने बोला, बिल्डिंग फंड हमने बोला, स्पोर्ट्स फंड हमने बोला, टूर्नामेंट फंड हुआ। तो जो नाम मैं बोल रहा हूं यहां पर उसी पर्पसेस के लिए यूज होगा। जैसे मैं बात करता हूं टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड सिर्फ टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराने के लिए ही यूज होगा। इफ आई टॉक अबाउट प्राइज फंड, तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होगा। इफ आई टॉक अबाउट बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई बाय करने के लिए ही यूज होगा, और कोई पर्पस के लिए ये फंड यूज नहीं किया जाएगा। सो व्हेन द ऑपरेशंस ऑफ अ फंड आर रिस्ट्रिक्टेड, that is called restricted fund, and when the operations of any fund is not restricted, then it is called unrestricted fund. तो ये हमने बात की कि किस तरह हम फंड्स को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, दो ब्रॉड क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट डिफरेंस इज बिटवीन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शंस, एंड विच विल कॉल द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू नेचर एंड द कैपिटल नेचर। कैसे हम समझते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर की है और कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है। हमने लास्ट ईयर भी ये चीजें अपने सिलेबस में पढ़ी हैं, बट वी विल अगेन डिस्कस द सेम स्टफ बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट नो स्टिल कि रेवेन्यू नेचर क्या है और कैपिटल नेचर क्या है। तो रेवेन्यू में और कैपिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसीट्स और एक्सपेंसेस दो ही तरीके हैं किसी बिजनेस को चलाने के, एक तरफ से पैसा आएगा और एक तरफ से जाएगा। सो वो पैसा रेवेन्यू नेचर का है या वो कैपिटल नेचर का है, अब वो दोनों तरीके से देखा जाएगा, फ्रॉम द रिसीट साइड एज वेल एज फ्रॉम द एक्सपेंसेस साइड। सो रिसीट्स में आपको देखना है कि वो रिसीट्स किस नेचर की है। अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको रिसीव हो रहा है, नॉर्मली जब आप बिजनेस करते हैं, नॉर्मली कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं और उसमें आपको कोई भी रिसीविंग ऑफ मनी होता है, तो वो उसको विल कॉल रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको नहीं मिल रहा है, वो कभी कभी आपको मिल रहा है और वो नॉर्मली एक रिसीट नहीं है, मतलब विल कॉल इट कि वो बाई चांस जनरेट हो गई है, दैट रिसीट हैज बीन जनरेटेड इन आवर बिजनेस सेटअप
ड्यू टू एनी सम काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड रीजन और ड्यू टू सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, या वो बहुत लंबे टाइम के बाद जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट. तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर इज कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को हम क्या, कौन सा पीरियड मानेंगे, या क्या, किसको हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है. सो देयर इज अ वेरी क्लियर पैरामीटर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वो है कि आप एक साल का पीरियड मान के चल सकते हैं. इफ द रिसीट हैज बीन जनरेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और वो रेकरिंग नेचर का है, रिपीटिंग नेचर का है, वो नॉर्मली जनरेट होता रहता है, तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है. अब वो एक्सपेंसिस साइड से भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. कोई भी चीज एक साल के अंदर बार बार आपको खर्च करनी पड़ती है तो रेवेन्यू नेचर की है. कोई भी चीज एक साल के अंदर बार बार जनरेट होती है तो वो रेवेन्यू रिसीट है. अगर वो चीज मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड कंज्यूम कर रही है वो रिसीट जनरेट होने में या वो एक्सपेंसेस इनकर होने में, किसी भी साइड से आप देख सकते हैं. इफ इट टेक्स मोर देन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको हम नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं, तो इसका मतलब उसका नेचर कैपिटल हो जाएगा. सो कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंसेस which involves a time period of more than 1 year, that is called accounting period, and the transactions which involve a time period of less than 1 year, that is called revenue nature receipts or expenses. तो यहां पर सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरेट होता है या नहीं होता है. और दूसरी बात, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आप 1 ईयर से कम और ज्यादा में देख सकते हैं. मतलब 1 ईयर से कम है तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, 1 ईयर से ज्यादा है तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आउट चला गया है. तो ये तो हुआ एक पैरामीटर चेक करने का. दूसरा पैरामीटर ये भी है कि वो रेवेन्यू नेचर वो होगा जो रिपीटिंग नेचर का होगा, जो बार बार जनरेट होगा, जो बार बार आपके ऊपर एक तरीके से एक ऑनस आएगा, एक प्रेशर आएगा कि करना ही करना है, चाहे वो खर्चा हो या वो एक्सपेंसेस हो. सो वो रेवेन्यू हो गया. और जो कभी कभी जनरेट होता है, कभी कभी खर्चा करना पड़ता है, हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, हैवी रिसीट्स होती हैं, वंस इन अ वाइल जनरेट होती हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस. तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है एनपीओ में कि आप रेवेन्यू नेचर की कोई भी आइटम होगी, डजेंट मैटर दैट इज अ रिसीट और एक्सपेंसेस, वो आई एंड ई में ही ट्रांसफर करेंगे आप. तो अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, रिसीट है तो इनकम साइड जाएगा. ये तो बिल्कुल सिंपल है. फ्रॉम द वेरी नेम ऑफ द अकाउंट यू कैन अंडरस्टैंड इट कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में जाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स इनकम में जाएंगे, और कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है. ये फॉर्मूला तो आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स में भी किया है कि कैपिटल नेचर की आइटम सारी बैलेंस शीट में जाती हैं. जो कैपिटल रिसीट्स होंगी वो बेसिकली लायबिलिटीज में आती हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो बेसिकली आपके एसेट साइड जाते हैं. तो ये हुआ एक ब्रॉडली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर. ये बहुत जरूरी है समझना, अदरवाइज हम कोई भी अकाउंट फ्रेम, कोई भी अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग वी कम टू इज कि व्हाट आर द रिसीट्स इन एनपीओ, व्हाट आर द मेन रिसीट्स, बेसिक काइंड की रिसीट्स कैसी होती हैं. तो एक एक करके हम समझते हैं. नंबर 1 इज एंट्रेंस फी और एडमिशन फी. किसी भी एनपीओ, कोई भी एनपीओ, एक क्लब, कोई सोसाइटी, कोई बेसिक सर्विसेज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैरिटेबल सेटअप, कुछ भी है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को तो कंडक्ट कर ही रहा है. तो वहां पर जो भी मेंबर्स उसमें एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा आपको. सो डजंट मैटर कि वो चार्जेस कम ले रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मैंने पहले भी बोला है कि देखिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं हो सकता है. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रन एनी काइंड ऑफ सेटअप जिसमें आप किसी तरीके का इन्फ्लो ना जनरेट हो रहा हो. सो एंट्रेंस फी आपको चार्ज करनी पड़ेगी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ, और यू कैन कॉल इट एडमिशन फी. अब यहां पर फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट है या फिर वो कैपिटल नेचर की रिसीट है. तो बेसिकली एंट्रेंस फी को हम रेवेन्यू नेचर का ही मानते हैं. तो आप बोलोगे ये तो कभी कभी जनरेट होता है, एडमिशन फी तो हर बार नहीं जनरेट होगा, लेकिन साल में एक बार तो जनरेट होगा, एक बार तो एडमिशन करना पड़ेगा. तो आप ये भी एक मान सकते हैं कि एंट्रेंस फी का अमाउंट भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है. सो एज द अमाउंट इज नॉट वेरी मच हायर. और नंबर 2, ये साल में एक बार तो जनरेट होता ही होता है. एडमिशन फी आपको एक बार साल में लेनी ही होती है. एंड नॉर्मली जब हम स्कूल्स वगैरह में भी हम जाते हैं तो साल में एडमिशन चार्जेस एक बार को चार्ज किए जाते हैं. तो एज अ नॉर्मल प्रोसीजर ये रेवेन्यू माना जाता है. लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर ये हो सकता है कि ये कैपिटलाइज भी किया हुआ हो. सो व्हाट विल यू डू इज कि अगर कुछ नहीं लिखा है
तो वो रेवेन्यू नेचर का ही है। लेकिन अगर उसमें मेंशन है कि आपको ये कैपिटलाइज करना है, देन यू कैन कैपिटलाइज एंट्रेंस फी, यू विल हैव टू कैपिटलाइज, मतलब आपको फिर बैलेंस शीट में डालना है इसको। और कई बार ऐसा भी होता है कि एंट्रेंस फी का कुछ पार्ट रेवेन्यू ट्रीट करना है एंड द रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू ट्रीट एज कैपिटल नेचर, तो फिर दोनों में चला जाएगा। सपोज 40% आपको रेवेन्यू ट्रीट करना है एंड 60% यू हैव टू ट्रीट एज कैपिटल, तो ये भी हो सकता है। बट बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो आपको इसको रेवेन्यू नेचर का ही ट्रीट करना है अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि उसको कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज रेवेन्यू नेचर आइटम। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिसीट, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी। नाम ही लाइफ मेंबरशिप फी है, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ में एक ही बार ली जाएगी, लाइफ में एक ही बार चार्ज होगा ये आपसे, तो इसीलिए इसका नेचर रेवेन्यू नहीं हो सकता है। द नेचर ऑफ सच काइंड ऑफ फी इज कैपिटल नेचर। ये वन टाइम ली जाती है ताकि जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी फैसिलिटीज आपको एनपीओ में मिल रही हैं वो डिस्काउंटेड रेट्स पे मिले या बहुत ही सस्ते रेट्स पे आपको प्रोवाइड हो। तो ये लेने के बाद आपका जो रेट है बहुत कम हो जाता है, आप लगभग फ्री में ही यूज कर पाते हैं चीजों को, बट वन टाइम चार्जेबल है तो कैपिटलाइज होता है। नेक्स्ट इज लेगेसी। अब लेगेसी और इससे नेक्स्ट है डोनेशंस। तो लेगेसी और डोनेशंस काफी सिमिलर है, इसलिए इन दोनों की बात हम एक साथ करेंगे। विल टॉक अबाउट लेगेसी एंड डोनेशंस टुगेदर। सबसे पहले हम डोनेशंस की बात करते हैं, लेगेसी पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि डोनेशन समझ में आएगा तो लेगेसी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। डोनेशन सबको पता है, किसी भी तरीके का डोनेट करना, कोई भी अमाउंट हम डोनेट करते हैं तो एनपीओ को जो डोनेशंस मिलते हैं दैट इज कॉल्ड डोनेशन ही है। लेकिन अब डोनेशन से चलता है एनपीओ, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में आपको पैसा चाहिए। तो जो रिच पीपल हैं दे डोनेट, और बहुत तरह के लोग डोनेट करते हैं, और डोनेट करने का एक बहुत बड़ा पर्पस है कि वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो आप जो भी इसमें डोनेट करते हैं वो अमाउंट आपकी, वो मनी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। कई लोग तो एनपीओ में सिर्फ इसीलिए डोनेट करते हैं कि उनका अमाउंट पे टैक्स चार्ज नहीं होगा, और एक तरीके से वो ये दिखा देते हैं दैट दिस मच अमाउंट दे हैव डोनेटेड टू द एनपीओ, और कुछ अच्छी इंटेंशन के साथ भी करते हैं। तो प्रैक्टिकली थोड़ी मैंने बात की, बट आगे चलते हैं। सो डोनेशंस मीन डोनेशंस, यू अंडरस्टैंड दैट। अब डोनेशंस में दो पार्ट आते हैं कि एक डोनेशन होगी जनरल डोनेशन और दूसरा होगा स्पेसिफिक डोनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जनरल डोनेशन? जनरल डोनेशन मतलब उस डोनेशन को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिक डोनेशन जिसको आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जनरल डोनेशन तो रेवेन्यू है, क्योंकि वो एक जनरल पार्ट हो गया, उसमें से खर्चा बार बार होता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक डोनेशन, तो उसमें से खर्चा बार बार नहीं होगा, वो कभी कभी होगा, वो कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेवेन्यू रेकरिंग नेचर का नहीं होगा, वो वंस इन अ वाइल उसके ऊपर ट्रांजेक्शन होंगी, तो वो कैपिटलाइज हो गया। तो डोनेशंस कैन बी ऑफ टू काइंड्स, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे मैंने फंड्स में बात की कि जनरल फंड्स और स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की मैंने बात की, इसमें जनरल और स्पेसिफिक होता है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेगेसी। लेगेसी एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ डोनेशन, लेगेसी ऑल्सो इज डोनेशन, तो कोई डिफरेंस नहीं है। टर्म्स आप अलग अलग दिख रही हैं आपको कि डोनेशन है और लेगेसी है, बट लेगेसी भी एक डोनेशन होती है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेगेसी एंड डोनेशन देन? Legacy is a donation which has been received under will, जो किसी विल के थ्रू आपको डोनेशन मिली है। तो विल में लिखा हुआ है कि ये अमाउंट इस पर्टिकुलर क्लब को या सोसाइटी को या एनपीओ को डोनेट करना है, और कोई विल लिख के चला गया और उसके थ्रू डोनेशन आपके पास आई है, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। अब लेगेसी में भी यही चीज रूल एप्लीकेबल होगा कि वो जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है। अगेन द सेम प्रिंसिपल, जनरल है तो रेवेन्यू, और कैपिटल है तो अगर वो स्पेसिफिक है तो वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। तो स्पेसिफिक डोनेशन को आपको कैपिटल नेचर का ही मानना है, और जनरल डोनेशन आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट रिसीट वी टॉक अबाउट इज सब्सक्रिप्शन। मेंबर्स जो होते हैं एनुअल एक पेमेंट करते हैं, क्लब को या एनपीओ को एनुअल पेमेंट करेंगे। जो भी मेंबर बनेगा उसको हर साल एक तरीके से ये पेमेंट करनी है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन फी हमें हर मंथ पे करना होता है, तो कई बार कुछ स्कूल्स में क्वार्टरली भी पेमेंट ले लेते हैं। सो अगर आप क्वार्टरली पेमेंट ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, एनुअली ले रहे हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन ये एक पीरियोडिकल पेमेंट है जो आपको रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करना है। अब वो रेगुलरिटी आप क्वार्टरली बना लें, वो रेगुलरिटी आप मंथली बना लें, वो रेगुलरिटी आप एनुअली बना लें, डज नॉट मैटर, लेकिन इतना कंफर्म है कि विदाउट सब्सक्रिप्शंस आपकी मेंबरशिप
अलाइव नहीं रह सकती. इफ यू वांट टू कीप योर मेंबरशिप अलाइव, if you want to continue with your membership and you want to continue the use of the services you are availing in the NPO, then you will have to keep paying subscriptions, no matter you are paying quarterly, half yearly, yearly, whatever is the procedure of that particular NPO. So सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है. हर साल सब्सक्रिप्शन की ट्रांजेक्शन आपको करनी है, क्वेश्चन में मेंशन होगा. एंड नेक्स्ट इज सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल और ओल्ड एसेट्स. तो कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल है, वैसे तो एसेट्स होते हैं, बट उसकी अगर आप सेल करते हैं और उसमें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो रेवेन्यू नेचर का होगा. और अगर कोई ओल्ड एसेट्स है उसको भी अगर आप सेल करते हैं तो वो भी एक रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट होता है. सो इसमें देखा जाता है कि कितना आप का मटेरियल. एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि अगर आपने सेल नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट सोल्ड द स्टॉक ऑफ सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो आपने कंज्यूम तो किया होगा, कुछ पुराना तो हो रहा होगा. वो सपोज आपकी 10 हॉकी रखी थी पहले, अब वो 7 हॉकीज रह गई हैं, 3 डिस्ट्रॉय हो गई, 3 टूट गई खेलते वक्त, तो जो 3 टूटी हैं वो रेवेन्यू नेचर की मानी जाएंगी. वो लॉस हो गया, वो रेवेन्यू नेचर का होगा, वो IND अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो रेवेन्यू नेचर का कुछ भी है वो IND अकाउंट में ट्रांसफर होता है. तो मैंने पहले बताया था कि रेवेन्यू नेचर मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कैपिटल नेचर मतलब बैलेंस शीट में जाएगा. और ये रूल हम लास्ट ईयर कैसे फॉलो करते थे कि जो रेवेन्यू होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था और जो कैपिटल होता था वो बैलेंस शीट में ही जाता था. तो एनपीओ में भी कैपिटल बैलेंस शीट में ही जाएगा, लेकिन रेवेन्यू यहां पर P&L की जगह I&E में ट्रांसफर किया जाएगा. सो दैट इज द मेन डिफरेंस. अदरवाइज बाकी सब स्टफ सेम है. नाउ नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द पेमेंट्स इन एनपीओ. अब पेमेंट्स किस किस टाइप की होती हैं? पेमेंट तो लगभग सेम ही है. द वेरी फर्स्ट इज सैलरी, नेक्स्ट इज रेंट, नेक्स्ट इज ऑनरेरियम. ऑनरेरियम एक नया टर्म यहां पर आया है जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस में नहीं पढ़ा है. एंड नेक्स्ट इज प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम भी हो सकता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम तो वही है जो मैंने अभी बताया कि कोई गुड्स आपने कंज्यूम कर लिए हैं और वो अब दे आर नॉट एट द सेम प्राइस अवेलेबल, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई है. तो जितनी वैल्यू डाउन हो रही है या डेप्रिसिएशन भी लग रहा है सपोज, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा जितना भी अमाउंट उसका डिक्रीज हुआ है उस गुड्स का. That is a loss to the NPO, and that loss is of revenue nature that will be transferred to the income and expenditure account. So cost of goods consumed का concept वही है जो अभी हमने पीछे किया. And next salary, rent, ये regular basis पर होते हैं. ये आपके normal business में normal course of business के अंदर ही expenses incur होते हैं, तो ये revenue nature के ही treat होते हैं. They will go in I&D. Salary is revenue, rent is revenue expense, honorarium is something different. First of all, we need to understand the term. What do we mean by honorarium? क्योंकि एक एनपीओ है और एक एनपीओ के अंदर हम देखते हैं कि बहुत लोग वॉलंटियर करते हैं दैट दे वांट टू ऑफर सम सर्विसेज, दे वांट टू प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द सोसाइटी. सो अगर कोई बंदा अपनी सर्विसेज को वॉलंटरीली ऑफर करना चाहता है, सो एनपीओ जनरली वेलकम्स दैट पर्सन, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है एनपीओ के अंदर. So honorarium means somebody has offered to provide his personalized services to the society through the medium of NPO, और अब हम उसको कोई पेमेंट इन रिटर्न दे रहे हैं. So we are giving the payment to that person who has volunteered as an expression of gratitude, as an expression of thankfulness. किसी ने अगर कोई सर्विसेज दी हैं एनपीओ के थ्रू सोसाइटी को, तो हमारी ड्यूटी बनती है ऑन बिहाफ ऑफ एनपीओ कि हम उस बंदे को किसी ना किसी फॉर्म में रीइंबर्स करें. सो ऑनरेरियम मींस यू आर रीइंबर्सिंग दैट पर्सन, यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ पेमेंट, और ये एक तरीके का एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, लेकिन एक्सपेंस तो एनपीओ के ऊपर आता ही है. सो यू आर पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू द पर्सन हु हैज वॉलंटरीली ऑफर्ड सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू द एनपीओ और थ्रू द एनपीओ टू द पीपल. सो इसमें कोई वो डिमांड नहीं करता है वो बंदा किसी तरह की कोई पेमेंट के लिए, बट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड वी गिव द पेमेंट टू दैट पर्सन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड. ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली हमें कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ेगी प्राइजेस को बाय करने के लिए, हम तभी उनको प्राइजेस ऑफर कर पाएंगे, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम ऑनरेरियम की बात करें तो ऑनरेरियम इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस. रेवेन्यू ही है क्योंकि बहुत लंबे टाइम में जनरेट नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम में इसको हम नहीं पेमेंट करेंगे. शॉर्ट पीरियड में ऑनरेरियम की पेमेंट जा सकती है, रेगुलर बेसिस पर भी जा सकती है और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है.
प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड भी नॉर्मली प्राइजेस एनपीओ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्सपेंस है, सो इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर. प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड विद दिस थिंग. प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू तभी है जब इससे कंसर्न कोई फंड नहीं बनाया हुआ है आपने. इफ सपोज देयर इज अ प्राइज फंड, अगर प्राइज फंड है तो फिर ये रेवेन्यू नेचर का नहीं मानेंगे इसको हम, और हम आईएनडी में नहीं डालेंगे, तो हम प्राइज फंड में से ही एक्सपेंस माइनस करते रहेंगे. तो प्राइज फंड में से ही पेमेंट जाती रहेगी, तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड का जो अमाउंट है वो प्राइज फंड में से माइनस हो जाएगा. सो व्हाट इज द थंब रूल? अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जिसके नाम का फंड मेंटेन किया हुआ है, तो वो एक्सपेंस उसी फंड में से किया जाएगा, ना कि उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला जाएगा. तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस शीट में भी जा सकता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि उसके लिए फंड मेंटेन किया है आपने या नहीं किया है. फंड नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है. सो दिस इज डन इन द फ्रॉम द पेमेंट साइड कि किस किस टाइप्स की पेमेंट्स होती हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड को हम पहले ही बात कर चुके हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल प्रेजेंटेशन, दैट इज कि आपने फाइनली अब इसमें करना क्या है. एनपीओ में आपने किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, व्हाट इज इन्वॉल्व इन दिस, व्हाट इज योर वर्क, प्रैक्टिकली अब आप क्या करेंगे. तो होगा क्या, आपको सिर्फ दो चीजें बनानी है. अब वो दो चीजें बनाने के लिए आपको कुछ गिवन भी होगा. सो व्हाट विल बी गिवन टू यू, द गिवन पार्ट इन द क्वेश्चन विल बी आरएनपी अकाउंट, दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. हो सकता है गिवन ना भी हो, बट इन द 90% ऑफ द क्वेश्चन एज फार एज 12th बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न्ड, आरएनपी अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होता है. और उस आरएनपी अकाउंट जो कि एक कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको देखकर उसमें से एंट्रीज उठाकर, और साथ साथ एडजस्टमेंट भी होंगी क्वेश्चन में, तो आरएनपी अकाउंट से एंट्रीज पिक करनी है आपने, और एडजस्टमेंट से भी एंट्रीज पिक करनी है आपने. दोनों को लेकर, दोनों को कंसिडरेशन में लेते हुए, यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, you have to prepare the very first account, that is called income and expenditure account. तो इसमें सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम जाएंगी. अभी हमने डिस्कस किया कि रेवेन्यू पेमेंट्स कैसी होती हैं, रेवेन्यू इनकम्स कैसी होती हैं. तो रेवेन्यू का सारा सेटअप, सारी ट्रांजेक्शन्स, पूरा कंप्लीट एक इसका जो भी इसका जो अकाउंट्स है, जो बैलेंस है, जो भी इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, सब की सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी. आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसको आप रेवेन्यू अकाउंट बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. इफ यू कॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज रेवेन्यू अकाउंट तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको. दूसरा बनाना है आपको बैलेंस शीट. नाउ बैलेंस शीट तो हम बनाते ही हैं, तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये क्या है, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस के लिए है. तो इसका नाम आप क्या डाल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं. मतलब वैसे नहीं बोलते हैं अकाउंटिंग में, बट यू कैन कॉल इट so that you can learn and understand. So income and expenditure is a revenue account and balance sheet is a capital account. जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हमें एंट्रीज पोस्ट करनी है, और कौन से रेवेन्यू नेचर की आइटम है और कौन सी कैपिटल नेचर की आइटम है, ये हमने अभी डेप्थ में डिस्कस किया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, वी कॉल अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द चैप्टर एनपीओ. और आई हैव tried to make you understand, and this was a very sincere attempt from my side, and I just hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. सो एनपीओ के बारे में हम इतनी ही बात करेंगे आज, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ effort from your side, and you need to practice a lot, you need to solve a lot of questions so that you can develop command over this particular chapter.